हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नाम से ही पता चल रहा है CSR, कॉरपोरेट की सोसाइटी को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो इस एक्ट के अंदर कवर होती हैं। तो नाम ही इसके अंदर के जो फीचर्स हैं उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम देखते हैं कि एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा और इस एक्ट को एप्लीकेबल होने के लिए जो हमारी कंपनीज हैं उन्हें कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। तो आपको जो ये 3 कंडीशंस मेंशन है इनमें से अगर आपकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो CSR एक्ट आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, या फिर अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो है कि अगर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ एंड उससे ज़्यादा है तो भी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आपने अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया है तो आपके ऊपर हमारा जो ये CSR का एक्ट है ये लग जाएगा और ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये सारी की सारी कंपनीज के ऊपर लगता है। तो इसके अंदर जो हम प्रॉफिट देखेंगे वो जो हम लेंगे वो बिफोर टैक्स लेंगे। एंड अगर मैं आपको बताती हूँ तो 27 फरवरी 2014 को जो हमारी MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उन्होंने एक नोटिस इशू करते हैं कि 1 अप्रैल 2014 से सारी की सारी जो इंडियन कंपनीज हैं जो भी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी उनके ऊपर ये जो ये CSR का एक्ट है ये लग जाएगा। तो ये जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 2014 के बाद एप्लीकेबल हुआ था, अमेंडमेंट की गई थी हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर, इस एक्ट को डाला गया था। तो गाइज ये जो एक्ट है ये सारी की सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो होल्डिंग कंपनीज हो, चाहे वो सब्सिडरीज कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो जो कि हमारे देश के अंदर अपना काम कर रही हैं, जिनका ब्रांच ऑफिस या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है। तो क्लियरली ये बात हो गई कि ये जो हमारा एक्ट है ये हमारे देश की सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। इस एक्ट में अगर आपने तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है तो आपको आपके प्रॉफिट का एक पोर्शन एक्टिविटीज़ पे वो समाज के भलाई के लिए देना होता है कि जिससे कि हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके। तो आगे हम देखते हैं कि अब आपके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो गया, आपकी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी कंपनी पे जो CSR एक्ट सेक्शन 135 है वो अप्लाई हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक कमेटी फॉर्म करेंगे। तो जो वो कमेटी है वो आपको फॉर्म करनी होगी। तो देखते हैं उसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे उसके। तो CSR कमेटी ऑफ बोर्ड, बोर्ड का मतलब कि जो हमारी कमेटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी होगी उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक जो है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और हमारे उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इफ़ कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि अगर कंपनी में एज पर सेक्शन 149(4) इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट शैल हैज़ 2 और मोर डायरेक्टर्स। तो 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए आपकी कमेटी के अंदर। जो CSR कमेटी बनाएंगी वो कमेटी ध्यान देगी कि जो हमारा जो CSR में हमने अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी है वो अच्छे से हो भी रही है या नहीं हो रही, तो वो हमें प्लान करके बताती है। तो आगे अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल हैव इट्स CSR कमिटी विदाउट सच डायरेक्टर, कि कुछ कंपनीज होती है जिनमें डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करा जाता तो वो उसके बिना बना सकती हैं। अब आपको पता है प्राइवेट कंपनी कैसे फॉर्म होती है कि आप प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। तो अब प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं तो उसकी CSR कमेटी उन 2 डायरेक्टर्स के साथ भी फॉर्म हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपकी कंपनी के ऊपर CSR अप्लाई हो गया। तो अब आप जो है CSR की कमेटी फॉर्म करेंगे। कमेटी फॉर्म करने के लिए ये कंडीशंस हैं कि ये आपके उस कमेटी में आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब उसके बाद जो हमारी CSR की कमेटी बना दी हमने तो
उसकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ होंगी, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, तो दे शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को CSR की पॉलिसी रिकमेंड करेंगी एक बना के, जिसके अंदर वो ये रिकमेंडेशन देंगी कि आप इन इन जगह पे पैसा लगा सकते हैं सोसाइटी के विकास के लिए, और जो वो जगहें हैं वो जगहें उनमें से होनी चाहिए जो कि हमें शेड्यूल 7 में मेंशन है। तो जो हमारे कंपनीज एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 7 में ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी मेंशन की गई हैं जिनके ऊपर ही पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उन एक्टिविटीज़ पे पैसा नहीं लगाएंगे, किन्हीं और एक्टिविटीज़ पे लगाएंगे, तो आपका CSR का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो रिकमेंडेड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन सी एक्टिविटी पे कितना एक्सपेंडिचर लगाना है, किस हिसाब से आप किस कल्याण के लिए खर्चा करेंगे, कि आप अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा करेंगे लोगों की, या पॉवर्टी के लिए कितना खर्चा करेंगे। ऑल्सो टेल द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑब्वियस सी बात है चेकिंग भी होगी, कि कह दिया कि हो गया तो ऐसा तो होगा नहीं थी, जो वो कमेटी है वो चेकिंग का भी एक प्रोसेस बनाती है। तो जो मेन पॉइंट है दैट इज एक्टिविटी, कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है कि जिनके ऊपर ही आपको पैसा लगाना होगा। जो CSR का जो आप फंड निकालेंगे, जो भी परसेंटेज आप अपने प्रॉफिट में से CSR के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए निकालेंगे, वो आप सिर्फ इन मेंशन एक्टिविटीज़ के ऊपर ही लगा सकते हैं। तो अगर आप इनके ऊपर लगाएंगे तभी वो माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन ख़त्म करने के लिए, हेल्थ प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, सफाई के लिए, साफ़ पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाने के लिए, स्लम एरियाज़ की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए, और साथ साथ अगर आप स्वच्छ भारत कोष या क्लीन गंगा में भी करते हैं तो भी माना जाएगा। उसके बाद अगर आप एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहेंस वोकेशनल स्किल्स के लिए अगर आप करते हैं कंट्रीब्यूट, बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, एल्डरली के लिए, एंड डिफरेंशियली अनेबल, मतलब कि जो लोग थोड़ी से गॉड गिफ्टेड होते हैं उनके लिए, एंड लाइवलीहुड एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट, जी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है, मतलब लाइवलीहुड को जो बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तब आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर आप जेंडर इक्वालिटी के लिए करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए करते हैं, सेटिंग अप करते हैं होम्स, हॉस्टल्स फॉर वुमेन्स, ऑर्फनेजेस, इन सब के लिए करते हैं। आप बुजुर्ग लोगों की केयर के लिए सेंटर्स बनाते हैं सिटीजन्स के लिए, जिससे कि इनइक्वालिटी रिड्यूस करना चाहते हैं आप। इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप्स की आप डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा लगाते हैं, इंश्योर करते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, आप अगर पर्यावरण की बचत के लिए पैसा लगाते हैं, वातावरण में बैलेंस बनाने के लिए लगाते हैं, फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि अगर आप प्लांट्स या एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए जो कि ख़त्म होने जा रही हैं उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए लगाते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्रेशन के लिए लगाते हैं, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लगाते हैं, या आप सॉइल की क्वालिटी, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए लगाते हैं। आगे अगर आप नेशनल हेरिटेज के लिए लगाते हैं, आर्ट, हमारी जो कला है, हमारा जो कल्चर है उसको रिस्टोर करने के लिए, अगर आप कोई आपके एरिया में कोई पुरानी ही ऐसी इमारत है जो कि हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए अच्छी है और आप उसको अच्छा करने के लिए पैसा लगा देते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिसकी, वर्क ऑफ आर्ट्स, अगर आप कला के ऊपर पैसा लगाते हैं जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ में है, अगर आप प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करते हैं हैंडीक्राफ्ट की और ट्रेडिशनल आर्ट के लिए पैसा लगाते हैं, अगर आप जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं या उनके जो केयर टेकर्स हैं, मतलब उनकी डेथ के बाद जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ऐसी NGOs वगैरह होते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तब भी माना जाएगा, जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके लिए। आप ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं रूरल स्पोर्ट्स की, आप खेल कूद के लिए देश के पैसा लगा रहे हैं, नेशनल जो स्पोर्ट्स हैं या ओलंपिक की गेम्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस में, रिलीफ ऑन एमरजेंसी सिचुएशन फंड की, जब एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है देश में उसके लिए जो फंड होता है आप उसके लिए भी डाल सकते हैं पैसा। आप वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं फंड डाल सकते हैं
सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर ऑफ आप जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस या मिनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करने के लिए जो फंड्स एस्टैब्लिश हैं, उनमें आप पैसा डाल सकते हैं वेलफेयर के लिए। आप स्लम एरियाज़ की डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिज़ास्टर्स की, जब सुनामी आ जाती है या फिर ड्रोट हो जाता है, जो आपदाएं होती हैं, उसके लिए उनको रिलीव करने के लिए आप पैसा डाल सकते हैं। रिहैबिटेशन की, लोगों की जीविका दोबारे बनाई जाती है, जब किसी जगह पे सुनामी आ जाती है तो लोगों को फिर रहने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसके लिए आप पैसा लगा सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। आईटीज़ है ना, जो ऐसे आईआईटीज़ हैं उनके लिए, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट आईआईटीज़ हैं हमारे देश में, उनके लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तब माना जाएगा। आप रूरल डेवलपमेंट करते हैं तब माना जाएगा। तो आप अगर ये जो हमारी शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन्ड एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर जब आप पैसा लगाएंगे तभी आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। कि अगर आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया और आपने इन एक्टिविटीज़ को छोड़कर किन्हीं और जगह पैसा लगा दिया है, तो नहीं माना जाएगा कि आपने सीएसआर के ऊपर आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो करा है, और आपको पेनल्टी आपके ऊपर सरकार लगा देगी। तो आगे देखते हैं कि हमने किस हिसाब से अब हमारे प्रॉफिट का पोर्शन कंट्रीब्यूट करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो पिछले 3 साल हैं उसका प्रॉफिट लेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे। आप 3 साल का प्रॉफिट लेंगे पिछले, और उसकी एवरेज निकाल कर उसका 2% जो होगा वो आप सीएसआर में कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट था 50 था, इट इज़ इन करोर्स, एंड सेकेंड ईयर में 100 करोड़ था, एंड थर्ड ईयर में आपका वो 150 करोड़ था। तो टोटल आपका जो हो गया 300 करोड़ हो गया। तो हमने एवरेज निकाली तो हमारा 100 करोड़ की एवरेज आ जाती है, और उसका 2% निकालेंगे तो 2 करोड़ आ जाता है। तो जी ये कंपनी अपना जो सीएसआर में है 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। और अगर आपने एक न्यू कंपनी एस्टैब्लिश करी है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ही आपने कंपनी एस्टैब्लिश करी और आपका प्रॉफिट इतना अच्छा हो गया कि आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो गया कि आपकी 2 साल से ही कंपनी है, तो आप पिछले 2 साल के ही प्रॉफिट का एवरेज निकाल के कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना होगा अगर आपके ऊपर ये सेक्शन जी अप्लाई हो जाएगा। तो एक और चीज़, अगर आप ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं बाहर दूसरे देश की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर दी, आपको जो प्रायोरिटी देनी होगी अपने लोकल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए ही देनी होगी, कि जो आपके आसपास के लोकल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, आपने उसके लिए ही कंट्रीब्यूट करना होगा। और जो हमारी सीएसआर की कमेटी है वो इंश्योर करेगी कि आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, फुल अमाउंट में कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपके जैसे हमने उस कंपनी का 2 करोड़ की अमाउंट निकाली, तो अगर आप वो पूरे पैसा नहीं लगा पाते तो आपको जो वो अमाउंट है वो एक अलग से एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी होगी, जो कि होगा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, जिसके अंदर वो आप जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करके रख देंगे। तो फिर वो अमाउंट आप अगली बार या फिर जब भी आप यूज़ करना चाहें उसे यूज़ करेंगे, और आपको रीज़न देने होंगे कि किस रीज़न्स की वजह से आप करंटली उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाए। तो अगर कोई कंपनी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करती है, कि उस कंपनी के ऊपर ये सेक्शन के लिए वो एप्लीकेबल तो थी बट वो अप्लाई नहीं करती है, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगेंगी या उनको क्या सज़ा मिलेगी। तो कंपनी को कम से कम 50,000 का जी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का फ़ाइन भरना होगा अगर वो सीएसआर एक्ट 135 को अप्लाई नहीं करेगी। और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होगा कि भाई अब कंपनी ने तो कर दिया, अब कंपनी के ऊपर तो पनिशमेंट लग गई है, अब बताओ जी कौन सा पर्सन है जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ, किसने ध्यान नहीं दिया, बुलाओ कंपनी के डायरेक्टर को। जो कोर्ट है वो कहेगा डायरेक्टर को पेश करो, तो जब वो डायरेक्टर पेश होगा उसको जो सज़ा मिल सकती है वो 3 साल की सज़ा मिलेगी, या फिर उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का फ़ाइन भरना होगा, या कोर्ट उसको ये दोनों सज़ाएं भी साथ में सुना सकते हैं। तो ये पनिशमेंट मिलेगी अगर आप ये एक्ट अप्लाई नहीं करते। तो हम फटाफट से 1 to 2 मिनट्स में देखते हैं कि सीएसआर क्या है।
तो जो भी इंडियन कंपनीज हैं उसके ऊपर CSR एक्ट अप्लाई होगा अगर आप इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। आपकी जो नेटवर्क वर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इन तीनों में से एक कंडीशन भी अगर आपकी सेटिस्फाई है तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। ये जो सेक्शन है ये सारी की सारी कंपनीज पे लगता है, चाहे वो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, फॉरेन हो। और जो आप प्रॉफिट लेंगे इसके अंदर वो बिफोर टैक्स लेंगे, जस्ट रिमेंबर दैट। और उसके बाद हम कमिटी फॉर्म करेंगे, जो कि कमिटी ध्यान देगी कि हमने जो खर्चा करा है वो ध्यान से करा है या नहीं करा। वन मोर थिंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप खुद एक्टिविटीज़ पे पैसा ना लगाएं। आप कोई स्पेशल कंपनीज होती हैं जो कि CSR के ऊपर काम करती हैं, तो आप किसी अगर जैसे आपका 2 करोड़ का वहाँ पे CSR के लिए आपकी फंडिंग निकली थी, तो आप किसी एक ऐसी कंपनी में वो पैसा दे दें जो कि काम ही CSR के लिए करती है, तब भी माना जाएगा कि आपने CSR के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप खुद करे बिना किसी ऐसी कंपनी में पैसा दे देते हैं जिसका जो काम ही है CSR के जो उसके जो वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर पैसे लगाने का उनका काम ही है। तो जी अब आप कमेटी फॉर्म करेंगे। कमेटी की कंडीशन है कि आपके उसके अंदर डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, फिर जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो करेंगे। उसके बाद आप जो देखेंगे कि जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के ऊपर पैसा लगेगा, और अगर आप इनके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और आपको जो आपके 3 साल के प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल कर उसका 2% कंट्रीब्यूट करना होगा। तो दिस इज़ आवर CSR एक्ट 135 कि CSR का जो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो हमें ये कहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा लगा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।